अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान एक ऐसे क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने क्राइम की दुनिया की कवरेज इतने करीब से की है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने जराइम की दुनिया से खबरें लाने के लिए इतने ख़तरात मोल लिए कि जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उनकी जराइम की कवरेज इतनी पुरअसर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उसकी मिसालें दी जाती हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो क्राइम की कवरेज तब से कर रहे हैं जब क्राइम शायद खुद भी नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं FIR विद फ़हीम सदीकी के फ़हीम सदीकी, जिन्हें हमने आज से 6 माह पहले अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था, लेकिन वो आज तशरीफ़ लाए हैं। फ़हीम, कैसे हैं आप? कहाँ गायब थे? मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने पीछे एक सुराग ज़रूर छोड़ जाता है, और वही सुराग उस मुजरिम को गिरफ्तार करने का बायस होता है। मुझसे भी एक गलती हो गई। मैं भागते भागते अपने उल्टे हाथ की कैंची चप्पल जाए वकूफ़ पर ही छोड़ आया, जो मुजरिम की गिरफ्तारी का बायस बनी। मुजरिम ये भूल जाता है कि कानून के हाथ मुजरिम के प्लान से बहुत लंबे होते हैं। और मुझे आप नफ़रत से ना देखिए, क्योंकि नफ़रत जुर्म से होनी चाहिए, ना कि मुजरिम से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली ख़ान कि आज आपने मुझे अपने बैठक गर्दी में बुलाया, और वो भी यूट्यूब पे। फ़हीम भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 6 माह बाद इसलिए आए कि आप गिरफ्तार हो गए थे? मैंने तो आपको क्राइम रिपोर्टर के तौर पे मुतारिफ करवाया, आप तो खुद क्रिमिनल बन गए। और ये उल्टे हाथ का जूता कैसे गिर गया? हाथों पे जूता कौन पहनता है? कर दी ना आम आदमी वाली बात। तुम्हें क्राइम का पता ही नहीं। मैं चूँकि हल्का सा क्रिमिनल माइंड भी रखता हूँ, इसलिए बताता चलूँ कि जब आप जुर्म करते हैं तो आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास पहुँच जाते हैं। जूता मैंने इसलिए हाथ में पहना कि पैरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास नहीं हैं। फ़हीम भाई, आप इतने सुपर स्मार्ट हैं, इतने क्लेवर हैं, तो फिर आप पकड़े क्यों गए? दरअसल हड़बड़ाहट में जहाँ से पुलिस आ रही थी, मैं उसी तरफ भाग रहा था। फ़हीम भाई, अभी भी मेरे लिए हैरत की बात यह है कि किसी भी क्राइम सीन के ऊपर पुलिस इतनी जल्दी पहुंच कैसे गई? असल में मैं चोरी थाने में करने गया था, और ये मेरी स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा था। मैं इस सारे मामले को रीएनेक्ट कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले ये समझे कि वाकई थाने में हकीकी चोरी हो रही है। मान लिया आप रीएनेक्टमेंट कर रहे थे, मान लिया कि आप थाने में गए थे, लेकिन आप 6 माह किसी जुर्म की पादाश में ही कैद हुए ना। वो जुर्म था क्या? कर क्या रहे थे आप? दरअसल मैं इस मिशन में आधा कामयाब हुआ और आधा नाकाम। कैसे? दरअसल मेरा मिशन उस पुलिस स्टेशन से चंद अहम दस्तावेजात और लेटर्स चुराना था। तो आपने बोला कि आपका मिशन आधा कंप्लीट हुआ, तो आपने दस्तावेजात जो थी वो चुरा ली या क्या हुआ? दस्तावेजात तो बशूमिए किस्मत नहीं चुरा सका, लेकिन पुलिस स्टेशन के लेटर्स मेरे हाथ लग गए। अरे ज़बरदस्त! मतलब उन लेटर्स में यकीनन कोई ऐसी दास्तान होगी, पुलिस वालों की करप्शन होगी, आपस में ख़तो किताबत होगी, जिससे पता चलता होगा कि वो लोग किस तरह से करप्शन कर रहे हैं, या कोई गैंग जो है वो किस तरह से कराची के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, या असलहा बेच रहा है, या फिर स्मगलिंग कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ थी ना? वो लेटर मैं आपको अभी पर्दा स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त फ़हीम भाई, ये तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा हमारे शो के लिए। प्लीज़ प्लीज़ निकालिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ, ये वो लेटर हैं जो अवामुन नास के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। जिंदाबाद। ये उस पुलिस स्टेशन का P और S, और इस वजह से अब उस पुलिस स्टेशन को ऑली स्टेशन पढ़ा जाता है। ये लेटर्स थे जिनकी आप बात कर रहे थे? पुलिस स्टेशन से ये लेटर्स चुराए हैं आपने? ये काम भी मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के सरअंजाम दिया है। शायद ये काम फ़हीम सिद्दीकी के अलावा किसी और के बस की बात थी। फ़हीम भाई, एक बात सिर्फ बता दीजिए, ये P और ये जो S है, ये संभाल के क्यों रखे हुए हैं? पुलिस वालों को लौटा क्यों नहीं दिए?
हा 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 हा, शायद आपको पता नहीं कि शहर कराची में कितने जराइम होते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि इस पीएस के बाद कोई भी एल लगा लें तो ये पीएसएल बन जाएगा। और फ़हीम भाई, मैंने नया पीएसएल बना के क्या करना है? वो जो पिछले वाला पीएसएल है वो सही तरह से नहीं चल रहा। दरअसल उस पीएसएल में एल सही नहीं लगा। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान लीग सुपर लीग पाकिस्तान, ऐसा ही कुछ लगता है मुझे। आप स्पोर्ट्स तक ना ही आए, बेहतर होगा। स्पोर्ट्स मेरा कप ऑफ टी भी नहीं। और टी से याद आया, क्या आपको पता है मैं जब चाय मंगाता हूँ तो मुझे चाय नहीं दी जाती बल्कि दूध का कप दे दिया जाता है। ऐसा क्यों है फ़हीम भाई? कहते हैं कि दूध आप पिएंगे, चाय अंदर जाके खुद ही बन जाएगी। फ़हीम भाई, सच में मुझे इस बात की समझ नहीं आई। आप समझ भी नहीं सकते क्योंकि जुर्म की दुनिया है ही इतनी तारीख कि आप कुछ देख ही नहीं पाते और सब जुराइम आपकी नज़रों के सामने होते हैं। फ़हीम भाई, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी आंखों को चुभ रही है वो ये है कि आपने अपने कॉलर के ऊपर एक अलग से माइक लगाया हुआ है। आपने इतने अच्छे माइक्स लगाए हुए हैं, ये पॉडकास्ट के लिए बेस्ट माइक्स हैं, आप वो माइक लगा के क्यों बात कर रहे हैं? फ़हीम सिद्दीकी कभी भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मुझे पता है कि मैं अगर तुम्हारे माइक में बोल दूं तो तुम मेरी आवाज़ को तोड़ मरोड़ के कुछ और बना के पेश कर सकते हो। तो फ़हीम अपना हर शो अलग से भी रिकॉर्ड करके रखता है। रिकॉर्ड से याद आया, मेरी एक बहुत पुरानी सेटिंग थी, उसकी सारी ऑडियोज़ मैंने आज तक संभाल के रखी हैं। फ़हीम भाई, ये तो बड़ी गलत बात है। क्यों संभाल के रखी है आपने? गलत बात बिल्कुल नहीं, ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। ये नहीं कि कल कला को वो मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसी वजह से मैंने उसकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड करके रखी हैं। और तुम्हें पता है आखिरी फ़ोन कॉल वाले जुमले क्या थे? क्या थे? उसके आखिरी जुमले यही थे कि अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं सर्फ खा लूँगी, या पता नहीं अगर तुम मेरे हो गए तो मैं सर्फ खा लूँगी। बस ऐसे ही कुछ अल्फाज थे। फ़हीम साहब, ये जो बुरी हरकत की है आपने, जो मेरी नज़र में बुरी हरकत है, आपने किसी के कॉल रिकॉर्ड्स अपने पास महफूज रखे हुए हैं। ये कॉल रिकॉर्ड नहीं होता, ये मुस्तनद सनद होती है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए और सनद रहे। ठीक है, आपने जो सनद अपने पास सेव रखी हुई है कॉल रिकॉर्ड्स की सूरत में, खुदा ना खास्ता ये रिकॉर्ड्स अगर किसी तीसरे बंदे के हाथ लग गए तो कितनी बुरी हरकत होगी। आप भी ब्लैकमेल होंगे, आपकी वो सेटिंग भी ब्लैकमेल होगी, कितनी बुरी बात होगी ये। लेकिन मैं तुम्हारी सोच से भी 2 हाथ आगे हूँ। जहाँ तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होता है वहीं से मेरा दिमाग बंद हो जाता है। नहीं, जहाँ से तुम्हारा दिमाग बंद होता है वहीं से मेरा दिमाग चलना शुरू होता है। एक होशियार ने मेरी तमाम कॉल रिकॉर्ड्स चोरी तो कर ली थी लेकिन मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सका। कौन था वो शख्स? वो शख्स बहुत बड़ा नाम है उस शहर का, आज भी उसका डंका बजता है। वो महंगे से महंगा शो करता है, कम शो तो वो पकड़ता ही नहीं। कोई टीवी एंकर था? नहीं साहब, टीवी एंकर नहीं था, नीलम कॉलोनी का बहुत ही मशहूर ख्वाजा सरा। फ़हीम भाई, उस ख्वाजा सरा के पास ये रिकॉर्ड्स कैसे आए? शातिर से शातिर इंसान भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है। उसके पास मेरा फ़ोन रह गया था। फ़हीम भाई, आपका फ़ोन एक ख्वाजा सरा के पास क्यों रह गया? कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। कैसा ट्विस्ट? दरअसल ये वही ख्वाजा सरा है जिससे मैं फ़ोन पे बात करता था। डन 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 डन। एक सेकंड, मेरा अगला सवाल डेफिनेटली ये बनता है कि आप फ़ोन पे ख्वाजा सरा से बात क्यों करते थे? कर दी ना वही कम अक्लों वाली छोटी बात। दरअसल जुर्म की दुनिया में खबरें लेना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। मैं यूट्यूब पे बैठ के 4 बातें सुना देता हूँ और तुम्हें बहुत इजी लगता है। दरअसल वो ख्वाजा सरा
मेरा इन्फॉर्मर था। डन 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 डन। और ये ख्वाजा सरा आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता था? यही कि मैं आज अवेलेबल हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। फ़हीम भाई, मुझे अफसोस है कि मैंने इस वाक़े के ऊपर अपने 5 मिनट, अपनी ज़िंदगी के कीमती 5 मिनट ज़ाया किए। और जुर्म की दुनिया से खबरें लाने के लिए मैंने जो 32 साल दिए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? फ़हीम भाई, आपके 32 सालों का हिसाब मैं नहीं दूंगा। पहले मुझे बताओ, मैंने तुम्हें देख के बात करनी है या फिर अपने देखने वालों को देख के बात करनी है? अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो मुझसे बात कर लीजिए, और अगर आपको वही यूट्यूब और FIR वाली आदत पड़ी हुई है तो आप जहां मर्जी देख के बात करें। मोहम्मद अली खान, मैं किसी अजनबी से बात नहीं करता। फ़हीम भाई, मैं आपके लिए अजनबी कैसे हुआ? मैं आधे घंटे से आपके साथ शो कर रहा हूं। ओह सॉरी, असल में मैं भूल गया था कि मेरे सामने एक होस्ट बैठा है, कोई जिंदा लाश नहीं। फ़हीम भाई, छोड़ दें ये सारी बातें। आप क्राइम रिपोर्टर हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी जो आपने कवरेज में गुजारी है उसके अंदर से कोई अच्छा वाक़या सुनाए हैं। आपने क्राइम की दुनिया से कितने ही बेताज बादशाहों को पकड़ा होगा, उनकी कवरेज की होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन क्रैक की होगी, कुछ बताइए ऐसा। सबसे पहली बात तो ये कि बेताज बादशाह कोई नहीं होता, क्योंकि वो बेताज होता है, और जिसके सर पे ताज ही ना हो उसे मैं बादशाह कैसे मान लूँ। जहाँ तक रही बात जुर्म की दुनिया के क्रिमिनल और ड्रग लॉर्ड्स की, तो हाँ, दुनिया भर में मैंने बहुत से स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। ज़बरदस्त, कुछ बताइएगा। आपने पैब्लो एस्कोबार का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सुना हुआ है, बल्कि हमारे तमाम देखने वालों ने सुना होगा। पैब्लो एस्कोबार के बारे में ये कहा जाता है कि पैब्लो बहुत ही सफाक और जालिम किस्म का शख्स था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता पैब्लो एस्कोबार का एक छोटा भाई भी था। फ़हीम भाई, उसका छोटा भाई भी था? क्या नाम था उसका? उसके छोटे भाई का नाम पैब्लो एस्कोबार था, और पैब्लो एस्कोबार पता है क्या करता था? क्या करता था? पैब्लो एस्कोबार ब्राजील की सड़कों पे मोमोज बेचता था, और हैरत की बात यह थी कि उसका एक भी मोमो नहीं बिकता था। क्यों नहीं बिकता था मोमो? क्योंकि ब्राजील में मोमोज खाने का रिवाज ही नहीं था। मजबूरन उसे ड्रग्स बेचनी पड़ी। किस किस्म की ड्रग्स? ड्रग्स यही कोई एस्प्रिन, पैनाडोल, रूफिन और एनासिटामोल। ये ड्रग्स बेचता था? उसने अपना छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया था। तो फ़हीम भाई, ये काम इलीगल कैसे हुआ? वो 10 बजे के बाद भी दवाइयाँ बेचता था। फ़हीम भाई, ये 10 बजे के बाद वाले मसाइल एक तो पाकिस्तान के हैं, सेकेंडली 10 बजे के बाद मेडिकल स्टोर्स तो खुले रह सकते हैं, ये जो आम दुकानें होती हैं ग्रोसरीज वगैरह की, वो बंद होती हैं। दरअसल उसने अपने छोटे से ड्रग स्टोर के साथ एक असलहे की दुकान भी खोली थी। यार फ़हीम भाई, आप मुझे कंफ्यूज किए जा रहे हैं, बस कर जुर्म के देंगे। दुनिया के मामलात ही कंफ्यूजन वाले होते हैं। ये आम आदमी के सर के ऊपर की बातें हैं, ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर ही जान सकता है। अच्छा क्राइम रिपोर्टर साहब, बल्कि महा क्राइम रिपोर्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस मामले में बिल्कुल नाबल्द हूँ। क्राइम के बारे में सब कुछ आप जानते हैं, आप मजीद कुछ बताना चाहें तो बता दें। आपको पता है कि कनाल रोड पे ख्वाजा सरा पकड़े क्यों जाते हैं? क्यों पकड़े जाते हैं? वो ग्रीन बेल्ट से बाहर आ जाते हैं। फ़हीम भाई, मैं इसका मतलब भी नहीं जानना चाहता कि ये ग्रीन बेल्ट से बाहर आना क्या होता है। आप मुझे ये बताइए कि आप क्राइम के सिर्फ प्रोग्राम्स ही करते रहे या आपने कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाई? हाँ, डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत बाद में शुरू की है, इससे पहले मैंने चोरूमेंट्री की है। चोरूमेंट्री क्या होती है? यानी कि चोरों के ऊपर फिल्म। डॉक्यूमेंट्री तो मैंने डाकुओं से वास्ता पढ़ने के बाद शुरू की थी। डॉक्यूमेंट्रीज किस किस्म की बना रहे हैं? ये जो डाकुओं के ऊपर आप बना रहे हैं, ये किस किस्म की बना रहे हैं? डॉक्यूमेंट्रियाँ शुरू कर दी हैं, और इसके बाद तो मैं कातलूमेंट्री भी बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये मेंट्रीज में सबसे
जहद वाली मेंट्री होगी। फ़हीम भाई, आजकल एक फिल्म के बड़े चर्चे हैं। धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 आया है और अच्छा बिजनेस कर रहा है। मुझे ये बताइए कि वो फिल्म पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी के बारे में है। आपने अपनी क्राइम कवरेजेस के दौरान लियारी को भी यकीनन कवर किया होगा। उस फिल्म का कोई हकीकत से तालमेल है या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक फिक्शन है? देखिए, मेरी नज़र में एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो पर्दा स्क्रीन पे वो फिल्म ठीक रही, लेकिन हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उस फिल्म का मरकजी किरदार हमजा अली मज़ारी यानी जस्सी पाकिस्तान को फिल्म में तो नुकसान पहुंचा गया, लेकिन हकीकत में उसने पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आज भी कराची में वो नर्म लड़के के नाम से मशहूर है और हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है। हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है? क्या ड्रग सप्लाई कर रहा है? क्या कर रहा है? जो चीज़ वो उन्हें सप्लाई कर रहा है वो ड्रग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो इंडिया से मंगवा के उनको देता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो इंडिया से मंगवाता है और पाकिस्तानी लड़कों को देता है? वो हमारे नौजवानों को इंडिया से इंसानी स्मगलिंग मंगवा के सप्लाई करता है। इसका क्या मतलब है? काश जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है उतना ही बड़ा तुम्हारा दिमाग भी होता तो क्या ही बात थी। मैं साफ अल्फाज में ये कहूँगा, वो लड़का हमारे मुल्क में कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। कोऑर्डिनेटर से क्या मुराद है? इससे ज़्यादा खुल के मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। फ़हीम भाई, थोड़ा सा तो हिंट दे दें। वो इंडियन एजेंट सप्लाई करता है। फ़हीम भाई, बात किसी और तरफ ही निकल गई है। ये तो मैंने कुछ और ही पूछा था आपसे। खैर छोड़िए इस चीज़ को, हमजा अली मज़ारी को भी छोड़िए। कहते हैं ना कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उनमें फहाशी आम कर दो, नशा आम कर दो, बदअखलाकी आम कर दो। वो कौम बगैर जंग लड़े ही हार जाएगी। तो हमें बींगा पाकिस्तानी ये चाहिए कि हम अपने आप को महफूज रखें, सेफ रखें और मजबूत रखें। कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम ही ढीले हो जाएंगे तो फिर इस कौम का क्या होगा? मैं कब तक ये बीड़ा उठाए फिरूंगा? ये जो मजबूती वाला बीड़ा है। हाँ फ़हीम भाई, आपने अपनी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजारी है। ये तो आपने धुरंधर के ऊपर जो भी बोलना था बोल दिया। मुझे ये बताइए कि और ममालिक में भी आपने कवरेज की होगी, किसी भी मुल्क में, दुनिया में किसी भी जगह पे सबसे ख़तरनाक रिपोर्टिंग जो आपने की है वो क्या है? मुझे याद पड़ता है, मैंने दुबई में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। फ़हीम भाई, उस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई? क्या ऑपरेशन था वो? मुझे दुबई की सड़कों पे सरेराह एक कार्ड मिला। कार्ड देखकर मुझे शक हुआ क्योंकि उस पे जो हुरूफ दर्ज थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि फ़हीम, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। और उस कार्ड पे एक लड़की की तस्वीर भी थी और उसके करीब ही मुझे एक और कार्ड मिला, फिर और मिला, फिर और मिला। और वो कार्ड्स की ट्रेल मुझे ऐसे खींच रही थी जैसे कह रही हो कि आओ फ़हीम आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी क्राइम रिपोर्टिंग का दिमाग जो चलना शुरू हुआ तो ऐसा चला कि पहुंचते पहुंचते मैं उस जगह पे पहुंच ही गया। जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो ख़तरे की एक बू मेरी नाक से टकराई। मुझे वही अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो फ़हीम भाई, यहाँ से तो आप डेफिनेटली खतरा भांप के मुड़ गए होंगे। नहीं, वहाँ पे उस लड़की की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। कार्ड वाली लड़की? हाँ, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे डिम लाइट का माहौल था। डिम लाइट का माहौल देखते ही मैं पहचान गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। फ़हीम भाई, जब आप उस जगह पर पहुंचे जहाँ पे ये सब गलत जो भी आपने देखा हो रहा था, तो आप जलन कैसे हुए? मतलब आप तो फौरन पहचाने गए होंगे कि ये शरीफ आदमी है। वहाँ का माहौल देख के मैं चौंक तो गया था और होशियार भी हो गया था। फिर मेरे क्रिमिनल दिमाग ने कहा कि इनके साथ यहाँ पे जलन होना पड़ेगा, इसके अलावा
और कोई चारा भी नहीं, तो मुझे मजबूरन जलन होना पड़ा। एक ने मुझसे आके पूछा, जी क्या खिदमत की जाए साहब। मैंने कहा मैं फेशियल करवाऊंगा। मेरा फेशियल हुआ, इतने में पता नहीं पुलिस का छापा पड़ गया और सब पकड़े गए। फ़हीम भाई, पुलिस का छापा क्यों पड़ गया? ये किसी क्राइम सिंडिकेट का कोई रैकेट था? कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी? क्या था ये? हाँ, ऐसा ही था। तभी तो मैंने स्टिंग ऑपरेशन अपनी जान पे खेल के किया। इतने में एक शुरते ने मेरी कमर पे डंडा मारा और पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। मैंने कहा मैं यहाँ पे फेशियल करवाने आया था। तो शुरते ने कहा कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, पैरों तक कौन फेशियल करवाता है। ये किस किस्म का स्टिंग ऑपरेशन है? स्टिंग ऑपरेशन गया भाड़ में, लेकिन फेशियल बहुत अच्छा हुआ था। आपने फेशियल करवाया, ये सारा वाकया आपने बताया फेशियल करवाने के लिए जो आपने पैरों तक करवाया था। कोई और वाकया? वाकयात तो लातादाद हैं। मुल्क देख लें, शहर देख लें, करिया करिया देख लें। फील्ड रिपोर्टिंग करना और क्राइम की खोज करना इतना आसान नहीं जितना लोग इसे समझते हैं। मुझे याद है मैं सोमालिया में एक ख़ास कवरेज के लिए गया था। सोमालिया में जो कहत आया था उसकी कवरेज करने के लिए? वो कहत तो उस जुर्म के बाद आया था, मैं उसी को देखने गया था। क्या देखने गए आप, बताइएगा। मुझे अपने ख़ास इन्फॉर्मर से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोमालिया में एक शख्स एटम बम बना रहा है। अब एटम बम? आपका मतलब है कि सोमालिया की हुकूमत जो थी वो एटम बम बना रही थी? नहीं, किसी और मुल्क का कोई सिविलियन दहशतगर्द था जो वहाँ पे एटम बम बना रहा था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक मैं उस घर तक पहुँच गया। मतलब वो आबादी के अंदर कोई घर था जिसके अंदर एटम बम बना रहा था? ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ही था। यार ये क्या इन्फॉर्मेशन आपने लगाई हुई है फ़हीम भाई? कहाँ से आई आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कि सोमालिया के अंदर एक बंदा आपने घर के अंदर बम बना रहा है और वो भी एटम बम, और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई? कौन है आपका सोर्स? मेरा इन्फॉर्मर वही नीलम कॉलोनी का ख्वाजा सरा है। मैं क्या ही इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन करूं, लेकिन क्या हुआ इसके बाद जब आप उसके घर गए जो बंदा एटम बम बना रहा था? मैंने घर के दरवाजे पे पहुंचते ही बेल बजाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा पिज्जा आ गया है। उसने दरवाजा खोला तो सामने मैं था। वो चौंका और पूछा पिज्जा कहाँ है? तुम पिज्जा वाले नहीं लगते। मैंने कहा मैं अजनबी हूँ, किसी और मुल्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, गर्मी भी बहुत है, पानी मिलेगा? वो अच्छे दिल का था, उसने कहा अंदर आओ। सोफे पे बिठाया और अंदर से बोतल लेने चला गया। आधा घंटा हो गया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि बोतल अब तक क्यों नहीं आई। बोतल लाने में इतना टाइम तो नहीं लगता, ज़रूर ये एटम बम पे काम कर रहा होगा। एटम बम पे काम कर रहा होगा एक बंदा जिसके घर में एक अजनबी आके बैठा हुआ है, जिसको उसने पानी पिलाने का वादा किया है। खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं, आपने क्या किया उसके बाद जब वो बंदा आधे घंटे तक नहीं आया? फिर क्या था, मेरे क्रिमिनल माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा फ़हीम यही मौका है, ढूंढ इस शख्स को कि कहाँ एटम बम बना रहा है। फिर क्या जनाब, मैंने उस रूम के कोने खुदरे छानना शुरू कर दिए। खिड़कियों में चेक किया, बाथरूम में चेक किया, अलमारियों में टटोला, किचन में टटोला, लेकिन सीक्रेट रूम कहीं नज़र नहीं आया। फिर अचानक मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जिसके ऊपर वाशगाफ अल्फाज में लिखा था कि बग़ैर इजाज़त एटम बम के रूम में आना सख्ती से मना है, खिलाफ वर्जी करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा और 500 रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ये सब कुछ उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, इतना बड़ा बड़ा, और आप घंटे से ढूंढ रहे हैं। मतलब उसके बाद क्या किया आपने? अंदर चले गए आप फौरन? नहीं, मैं अंदर बिल्कुल नहीं गया। यार आपको क्या प्रॉब्लम थी? आपकी तो पुलिस के साथ सेटिंग है, आपको तो पुलिस कुछ भी नहीं कहती, आप अंदर चले जाते। दरअसल मेरे पास फाइन के 500 रुपये नहीं थे।
फिर आपने क्या किया? फिर आधा घंटे वेट करने के बाद मैंने सोचा कि फ़हीम, ये तेरे नीलम कॉलोनी वाले ख्वाजा सरा ने बड़ी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन दी है, ये मौका हाथ से ज़ाया नहीं होने देना। मुझे याद आया कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने अपनी जुराब में 500 का नोट रखा था। मैंने वो नोट निकाला, दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो देखा वो शख्स एटम बम तैयार कर रहा था। मैंने जुराब से 500 निकाल के उसके हाथ में पकड़ाए। मैंने कहा, ये ले जुर्माना, और अब बता ये क्या कर रहा है। क्या बोला वो शख्स? उस शख्स ने बोला, भाईजान मैं एटम बम तैयार कर रहा हूँ, पीछे हो जाएं, अगर ये फट गया तो आपको नुकसान होगा। मैं 1 फुट दूर खड़ा हो गया। फ़हीम भाई, 1 सेकंड, ये एटम बम के ब्लास्ट से बचने के लिए आप 1 फुट पीछे हुए? ज्यादा पीछे हो गया क्या? यार, आपको अंदाजा भी है कि एटम बम का ब्लास्ट रेडियस होता कितना है? ये मुझे नहीं पता, मेरा फोकस तो मेरे ऑपरेशन पे था। आपका ऑपरेशन ये था कि आप उस बंदे को पकड़ें और उसका इंटरव्यू करें कि उसने एटम बम क्यों बनाया, कैसे बनाया और सोमालिया में रहते हुए कैसे बनाया। यही था ना आपका फोकस? जी हाँ। तो फिर आपने उस बंदे से क्या बातचीत की? बदकिस्मती से हम ये सारा मामला रिकॉर्ड नहीं कर सके। इतनी मेहनत करके पराए मुल्क जाके एक एजेंट को पकड़ के उसका इंटरव्यू नहीं कर सके आप, और वो भी एटम बम बनाते हुए बंदे का इंटरव्यू नहीं किया आपने? क्यों? क्योंकि जिस वक्त वो यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा था, वो ग्रीन यूरेनियम का शेड उस मुजरिम के चेहरे पर पड़ रहा था, और मेरे कैमरामैन ने कहा कि फ़हीम भाई, बदकिस्मती से हम कैमरे में ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने उस शख्स से रिक्वेस्ट भी की कि भाईजान ये ग्रीन शेड ज़रा बंद कर दें, आपके मुंह पे हरी लाइट आ रही है, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। वो नहीं माना। इतने में हाथापाई हुई, मैंने उसकी पसली पे लात मारी और एटम बम लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वो एटम बम लेके जब मैं भागा तो भागते भागते उस एटम बम से थोड़ी सी यूरेनियम लीक हो गई। एटम बम से यूरेनियम लीक हो गया, जो इतना ताबकारी मवाद है कि जिसका अंदाजा मुमकिन नहीं है, और आप उसको लेके भागते रहे। कोई असर नहीं हुआ आपके ऊपर? कोई नुकसान नहीं हुआ आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मेरी कमर से कोई तीसरा हाथ निकल जाता है। फ़हीम भाई, ये तीसरा हाथ किसका है? अच्छा, आपको ये तीसरा हाथ दिख गया? मैं इसी की बात कर रहा था। इसका मैंने अपने इलाके से क्लिनिक पे इलाज करवाया है। डॉक्टर साहब ने पॉलीफैक्स लगाने का कहा है। दिन में 3 दफ़ा पॉलीफैक्स लगाता हूँ। अब तो काफ़ी छोटा हो गया है। नाज़रीन, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इससे पहले कि सेट पे कुछ हो जाए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोनों हाथों से लाइक कीजिए प्रोग्राम को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे शायद ये था आज का बैठक गर्दी FIR विद फ़हीम सिद्दीकी। दुनिया में क्या क्या जराइम हो रहे हैं और क्या क्या जराइम होने वाले हैं, आपको आपका भाई पहले ही बता देगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़हीम के पास ऐसे ही नहीं आती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और चौकन्ने रहिए। मोहल्ले पे नज़र रखिए, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अल्लाह हाफिज़। लगता है इन्फॉर्मर की कॉल आई है। हाँ, नीलम कॉलोनी वाले ख्वाजा सरा, क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, नीलम कॉलोनी क्यों छोड़ रहे हो? क्या रेड पड़ गई है? कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे हमारा आपसी रिकॉर्ड डिलीट कर देना। मुजरिम चाहे जो भी कर ले, क्या बात है। और याद रखिए, नफरत जुर्म से होनी चाहिए, जुर्म मुजरिम से नहीं। जुर्म मुजरिम नहीं, जुर्म मुजरिम नहीं, नहीं।
मेरा मकसद कुछ आम दस्तावेजात ओ यार कोई नहीं, कोई आओ दोबारा। सिवाय फहीम सिद्दीकी के ये और किसी के बस की बात ही नहीं थी। ये कर ये हाँ, एक मिनट। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूंगी। नहीं, इसका कुछ और बनाते हैं कि अगर तुम मेरे ना हुए तो मैंने सर्फ खा लेना है। ये भी यही अच्छा। जहां तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होता है वहां मेरा बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। जहां से तुम्हारा दिमाग चलना शुरू। फहीम भाई, आपका फोन एक ख्वाजा सरा के पास क्यों रह गया? यार फहीम भाई, अच्छा आ जाओ। वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देता था? आ जाओ। आज मैं अवेलेबल। आ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन ले लो। सही है, आ जाओ। यार आ जाओ यार फहीम भाई ने गालियां देके मार। नहीं, फहीम भाई ने बड़ा पसंद करना है। अच्छा एक सेकंड, रंग लाल हो गया, वो नॉर्मल हो जाए। मैं मान बन के चला गया कि मैं जी आया हूँ पाकिस्तान से, रास्ता भूल गया हूँ। तो मुझे वो बंदा अंदर बोतल लेने गया तो थोड़ी देर लग गई। अंदर बोतल लेने गया तो थोड़ी देर लगी। हाँ। मैंने कहा इतनी देर बोतल लाने में नहीं होती, ये यकीनन बम पे काम कर रहा होगा। मैं पीछे पीछे चला गया। टिप तो मुझे मिल गई थी। मैं अंदर गया तो वो बंदा बम बना रहा था। कहता है फहीम पकड़ लिया ना मुझे? मैंने कहा नहीं पकड़ नहीं लिया, मैं सिर्फ आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं एटम बम बना रहा हूँ, थोड़े से पीछे हो जाओ, ये फट भी जाता है। मैं एक फुट पीछे हो गया। कभी कभी मुझे लगता है मेरी कमर पे एक और हाथ है। नहीं, ऐसा कोई